तो पहुंच गए आप। क्लास 10th के विद्यार्थी ध्यान दें कि अब हम जो चैप्टर नंबर 2 है आपका अम्ल, क्षार और लवण है, यानी आपका एसिड, वेट्स एंड सॉल्ट को हम पढ़ेंगे। इसके नोट्स को सारे ध्यान से देखेंगे और हर एक चीज़ को हम बड़े ध्यान से इसको समझ करके राइट भी करेंगे, ठीक है। बारे में देखेंगे। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल अम्ल जो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आपके हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, यह आपके दो प्रकार के मुख्यतः हो सकते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो और इस जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसके उपयोग भी बताते चलता हूँ। HCl का उपयोग जो होता है आपके, यह जो होता है पेट का अम्ल भी कहलाता है, यह आपके पेट के अम्ल पर कहलाता है। और H2SO4 जो होता है ये ज़्यादातर आपके रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकर्मक के भांति कार्य करता है। और इसके बाद HNO3 ये कार बैटरीज में प्रयोग की जाती है, HNO3, ठीक है। आपका दुर्बल अम्ल की बात करते हैं, ठीक है। CH3COOH यानी आपका एसिटिक अम्ल, जिसे कहते हैं सिरका। सामान्यतः सिरका में कम मात्रा में पाया जाता है CH3COOH, पानी की मात्रा अधिक होती है। लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल जिसे हम कहते हैं आपका जो दूध होता है, दूध जो दही में बदलता है, तो इसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है, ठीक है। तो ये लैक्टिक अम्ल जो होता है दही में प्राप्त होता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाए जाते हैं और आपके पालक में पाया जाता है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल को प्रबल अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होते हैं बहुत ही तेज़ी से, अगर इसको हम पानी, AQ जो होता है पानी होता है जलीय विलयन, इसमें अगर हम घोलते हैं तो क्या होता है, ये H आयन और आपके Cl नेगेटिव देते हैं, ठीक है। ये दोनों देते हैं। उसी प्रकार से अगर हम H2SO4 की बात की जाए, ये आपके क्या देते हैं? एक्वस, यानी पानी में टूट जाने पे क्या देते हैं? ध्यान से देखिएगा, ये आपके H आयन देंगे, ठीक है, H आयन देते हैं, और SO4 देंगे। SO4 -2 चार्ज होगा, ठीक है। सल्फेट आयन पे 2 चार्ज होता है आपका, इसलिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। इस तरह से ये समीकरण बैलेंस हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं आपके पानी में बहुत तेज़ी से क्या होते हैं, अपने H आयन देते हैं, परंतु वहीं पे क्या होता है CH3COOH ऐसा कम करते हैं, वो कम करते हैं। इसको हम ऐसे एरो से दिखाते हैं। इस तरीके से एरो से दिखाने का मतलब होता है यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया आपके उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी देता है। जैसे कि ये CH3COO माइनस में टूटेगा, क्योंकि जब H आयन देते हैं अम्ल तो यहाँ से एक H आयन प्राप्त होगा, ठीक है। और ये बहुत ही धीरे धीरे कम मात्रा में टूटते हैं, इस वजह से इनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, इसे प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से नेक्स्ट करते हैं आपका अम्ल जो होते हैं आपके 2 प्रकार से देखे जा सकते हैं। अगर आप लैब में जाते हैं ना तो आपको 2 प्रकार से देखे जा सकते हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। शांत यानी कंसनट्रेट आपका एसिड हो जाएगा, जिसमें अम्ल की तो अधिक मात्रा होती है, परंतु क्या होती है, जल की मात्रा कम होती है, ठीक है। अब तनु अम्ल की बात कर लेते हैं, जिनमें अम्ल की जो मात्रा होगी वो आपकी क्या होगी, कम होगी, जबकि जल की मात्रा क्या होगी, अधिक मात्रा में होगी। तो ज़्यादातर तनु अम्ल का ही हम प्रयोग करते हैं। हमारे पेट में भी क्या होता है, तनु अम्ल ही होता है, कम मात्रा में, मतलब उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। अब लेते हैं क्षार। क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, यानी OH आयन, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है बच्चों, OH आयन प्रदान करते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। वे आपके क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। आपके प्रबल क्षार, जिसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, आपका ये जो होते हैं बहुत तेज़ी से क्या होते हैं, बहुत जल्दी से पानी में बहुत ज़्यादा जल्दी टूट करके H आयन, Na आयन और OH नेगेटिव देते हैं, ठीक है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है। KOH जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हम कहते हैं आपके कास्टिक पोटास कहते हैं। CaOH का होल ट्वाइस ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड है। यह जो होता है आपका बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रबल अम्ल के प्रबल क्षार के बारे में। अब दुर्बल क्षार की बात करते हैं, NH4OH, ठीक है। NH4OH यानी कि आपका नौसादर, इसे कैसे, नौसादर, ठीक है। और ये NH4OH होता है, ये आपका दुर्बल हो जाएगा क्षार, ठीक है। तो इस प्रकार से जो होते हैं आपके अम्ल और क्षार हमने समझा दिया आपको।
अब इसके हम बात करेंगे सूचक के बारे में। आप यहाँ पे सूचक पढ़ेंगे, ठीक है। सूचक क्या होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। सूचक समानता सूचक जो होते हैं वो एक किसी निश्चित पदार्थ के प्राकृतिक भी हो सकते हैं, कृत्रिम भी हो सकते हैं, गंधीय भी हो सकते हैं। ये 3 प्रकार के सूचक होते हैं। ये जो होते हैं सूचक आपके किसके बने होते हैं, ये आपके सूचक बने होते हैं आपके कुछ प्लांट से बने होते हैं, कुछ पौधे से बने होते हैं, और जिसमें हम अभी बात करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि जो अम्ल होते हैं इनके मुख्य गुण आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। एसिड शब्द जो बना है वो आपका लैटिन वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है खट्टा, ठीक है, एसिड्स। तो इस तरीके से एसिड जो होता है आपके खट्टे होते हैं स्वाद में। और ये लिटमस पेपर को ध्यान रखिएगा, ये लिटमस पेपर को आप ये क्या करते हैं आपका नीले से लाल कर देते हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि भूल जाते हैं ना, तो इसको आप याद करेंगे अनिल, ठीक है। अनिल याद कर लेंगे, अनिल यानी अम्ल नीले को लाल करता है लिटमस पेपर को, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये आपके जल में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब बात करते हैं हम आपके इसमें क्षार की बात करते हैं। क्षार क्या होते हैं, स्वाद में बिटर स्वाद के होते हैं, यानी कि आपके कड़वे होते हैं। और ये जो होते हैं जल में घुले जाने पे OH आयन प्रदान करते हैं, OH नेगेटिव आयन प्रदान करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो होते हैं जैसे कि आप लोग एक छलनी टाइप में याद कर लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, छलनी, ठीक है। छ से होता है छलनी, क्षार ले लेंगे, और ल से लाल को नीला करता है कौन, आपका लिटमस पेपर को। जो लिटमस पेपर लाल होगा उसको नीला कर देता है कौन, क्षार कर देता है। तो सूचक आपको मैंने 2-3 बताए थे, 3 प्रकार के, एक प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और आपके गंधीय सूचक। 3 प्रकार के सूचक हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी लिटमस पेपर की बात करें तो जब इसमें रंग और गंध परिवर्तन लिखा है मैंने, यहाँ अम्ल लिख दिया है, ठीक है। अम्ल, जब लिटमस पेपर पर अम्ल रखा जाता है तो वो लाल कर देता है इसको, लिटमस पेपर को, ठीक है, नीले से लाल कर देता है। तो इस तरीके से ये हो गया। इसमें भी क्या होता है, अपना लाल रहेगा तो नीला हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसी प्रकार से पत्ता गोभी जो होती है, लाल पत्ता गोभी के पत्ते पर अगर रिएक्शन कराएगी तो लाल हो जाता है। और क्षार की बात करें यहाँ हरा हो जाएगा, ठीक है। हल्दी की बात करें, आपने देखा होगा कि जब हम पार्टी शार्टी में कहीं जाते हैं तो वहाँ पे कपड़े पे हल्दी गिर जाती है। तो अगर मम्मी जब कपड़े को धोती हैं तो क्या होता है, अगर बात की जाए, अम्ल तो होता नहीं हम लोग, मगर क्षार की बात करें, जैसे कि हमारे जो आपके डिटर्जेंट होते हैं या साबुन होते हैं वो आपके क्षारीय होते हैं, तो वहाँ पे कैसा रंग हो जाता है उस कपड़े पर जहाँ हल्दी लगी होती है, लाल सा हो जाता है। इस तरीके से इसमें अम्ल में कोई बदलाव नहीं होता है। बात करते हैं फिनोप्थिलीन को, ये आप लैब में देखेंगे दोनों चीज़। फिनोप्थिलीन तो ये रंगहीन हो जाता है अगर अम्ल होगा, और अगर वो होगा आपका क्षार होगा तो गुलाबी होगा। इसका परीक्षण भी आप करने वाले हैं कक्षा 11 और 12 में। मैथिल ऑरेंज में लाल हो जाएगा, ठीक है, इसका रंग, और इस तरीके से इसमें रंग पीला हो जाएगा। बात करते हैं प्याज के रस में, आप गंधीय सूचक लिखेंगे तो प्याज का रस जो होता है वो तीक्ष्ण हो जाता है, इसकी गंध तीक्ष्ण हो जाती है। और क्षार में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है कोई भी उसके गंध में। वनीला की बात करें, वनीला के ऊपर अगर आपने अम्ल डाल दिया तो समान गंध रहेगी, जैसी थी वैसी गंध रहेगी। तो यहाँ पे कोई भी गंध नहीं, इसमें कोई परिवर्तन होगा। लौंग का तेल में क्या होता है, इसमें समान गंध होगी और इसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है अगर क्षार की बात करें। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब आते हैं मेन इम्पोर्टेंट इसमें वर्क में कि अम्ल और क्षारों की रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे। अम्ल किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं और क्षार किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। अगर हम इसको एक साथ पढ़ें तो जल्दी ही समझ में आएगा। अगर धातुओं के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, किसकी, आपकी अम्ल और क्षार की, तो इस साइड में मैंने अम्लों के साथ अभिक्रिया लिखी है और इस साइड में क्षार के साथ अभिक्रिया लिखी है, क्षार के साथ अभिक्रिया लिखी है। यहाँ पे देखिए अम्ल प्लस क्षार, जब भी अम्ल प्लस आपके धातु अभिक्रिया करती है तो लवण बनते हैं, साथ ही साथ आपकी हाइड्रोजन गैस, डाइहाइड्रोजन गैस बनती है। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। अम्ल ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस आपका क्या होगा धातु आपका, जैसे मैंने ले लिया आपका यहाँ पे Na, सोडियम ले लिया धातु, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ NaCl बनेगा, NaCl, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा आपका, यहाँ पे बनेगा आपका H2 गैस, क्योंकि संतुलित नहीं है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ H2 है, यहाँ पे ये 2H लगा देंगे, यहाँ पे भी 2H, यहाँ पे भी 2,
2 NaCl और इस तरीके से सब बैलेंस होगा, 2H आपका Cl हो जाएगा, इस तरीके से ये भी बैलेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं क्षार में, तो यहाँ लेते हैं हम आपका, यहाँ पे NaOH ले लिया, ठीक है, NaOH ले लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ये सही रहेगा, बेटर रहेगा, यहाँ जगह नहीं हो पाएगी, तो मैंने यहाँ पे करा देता हूँ NaOH, ठीक है। NaOH की अभिक्रिया अब हम कराते हैं आपके कोई भी जल धातु से कराते हैं, चलिए जिंक से करा देते हैं, ठीक है, जिंक धातु से कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया। तो यहाँ पे बनेगा आपका क्या बनेगा, Na2 और ZnO2, ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, और प्लस आपकी कौन सी गैस बनेगी, डाइहाइड्रोजन गैस, यानी आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, और ये जो होगा 2 लगाने से क्या होगा, संतुलित हो जाएगा Na2 इस तरीके से। ओके, जो पिछला वाला था उसमें मैंने आपको बताना था कि जैसे कि मैं बता दूं आपको कि जब हाइड्रोजन गैस निकलती है, जब धातुओं से विक्रिया करते हैं अम्ल, तो पहचान करने के लिए एक पोप टेस्ट होता है। ये पोप टेस्ट क्या होता है बताते चलो मैं आपको, बड़े ध्यान से समझना है, ये बहुत एग्जाम में बनता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बन जाता है कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो यहाँ सॉल्ट बनाती है, लवण बनाती है, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस बनाती है। तब हम क्या करते हैं, जलती हुई मोमबत्ती इस परखनली के पास लेके आते हैं, जहाँ से आपकी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ आपकी करेगी क्या, वो जो आपका जो ज्वलनशील पदार्थ है, आपका मोमबत्ती है, उसमें क्या होगा, ठीक है, फैट। ओके, तो पिछले वाले आप जो धातुओं की अभिक्रिया थी पिछले वाली, उसमें मैंने आपको बताया नहीं कि इसमें क्या होता है कि जब अम्ल आपके धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो आपके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान करने के लिए, वहाँ पे परीक्षण करने के लिए एक टेस्ट होता है, पॉप टेस्ट। तो होता क्या है, जब हम अम्ल से सोडियम धातु की अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पे आपका NaCl बनता है, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस बनती है। तो उसके पास में क्या करते हैं, परखनली के पास में, उस परखनली के पास में क्या करते हैं, जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं। तो होता क्या है कि आपका हाइड्रोजन गैस क्या होती है, आपकी पॉप करके, यानी पॉप की आवाज़ करते हुए जलने लगती है, इसलिए से पॉप टेस्ट भी आपको पॉप टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपका, ठीक है। इस तरीके से अब आते हैं इसमें टॉपिक पे। तो दूसरी अभिक्रिया मैंने लिखी है धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसमें। तो पहले हम अम्ल से लेंगे, फिर उसके बाद क्षार से अभिक्रिया लेंगे, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो जब भी अम्ल कोई भी ले लेते हैं, जैसे मैंने आपका क्या लिया इसमें, जैसे ऐसे ले लेता हूँ, चलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, प्लस आपका धातु कार्बोनेट की बात करें, धातु कार्बोनेट में क्या होगा, आपका कार्बोनेट है तो Na2CO3 होता है, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। तो जब ये करता क्या, अभिक्रिया करता है, तो यहाँ लवण बनाएगा, तो लवण में क्या बनेगा, NaCl, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Na2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो यहाँ पे Cl आपका 1 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, तो बनेगा CO2 प्लस बनेगा आपका H2, ठीक है, बैलेंस हो गई समीकरण, आराम से अगर देखेंगे तो बैलेंस है। अब आते हैं दूसरी, इसमें आपने इसमें कहा था धातु बाइकार्बोनेट। अब धातु बाइकार्बोनेट क्या होते हैं उसको देख लेते हैं, इसको भी चलो HCl से करा लेते हैं, ठीक है। प्लस इसमें क्या होता है, इसमें धातु बाइकार्बोनेट आपका NaHCO3, ये होता है आपका खाने वाला सोडा, इसे बेकिंग पाउडर कहते हैं। तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं पाउडर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जरा देखते हैं, बेकिंग पाउडर से अभिक्रिया होती है तो क्या होगा, बनेगा वही चीज़, इसमें बनेगा सॉल्ट आपका लवण ही बनेगा, ठीक है, लवण आपका NaCl बनेगा, प्लस आपका CO2 गैस बनेगी, प्लस आपके H2 आपका लिक्विड रूप में बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये समीकरण संतुलित है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं, अब इसको पहचान करेंगे भाई, इसमें से सही में CO2 गैस निकलती है क्या, इसमें सही में CO2 गैस निकलती है। तो इसकी पहचान के लिए चूने के पानी में इसका टेस्ट करते हैं। तो चूने का पानी जो होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा चूना, ठीक है, बुझा चूना यानी कि जिसमें पानी मिल चुका। बुझा चूने में जब हम अभिक्रिया कराते हैं किसकी, इस CO2 की, अब उसमें हम क्या होते हैं, प्रवाहित करने लगते हैं। तो प्रवाहित होने के बाद इसमें क्या बनता है, आपका CaCO3, ठीक है, प्लस बनता है आपका H2O, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पानी जो
जो आपको पानी बुझा हुआ चूने का सफ़ेद रंग का पानी होता है, तो जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो दूधिया रंग का ये एक अपक्षेप प्राप्त होता है, इसका इस CaCO3 का अपक्षेप प्राप्त होता है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये जो अपक्षेप प्राप्त होता है तो इससे टेस्ट हो जाता है कि परस्पर अभिक्रिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें अम्ल जब हम क्षार से अभिक्रिया कराते हैं उसकी, तो लवण प्लस जल बनते हैं, ठीक है, लवण प्लस जल बनते हैं। अब इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया मैंने शामिल की है, तो अम्ल के प्रभाव का क्षार के प्रभाव द्वारा समाप्त करने पर लवण तथा जल बनते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम सॉल्ट भी पढ़ लेंगे। सॉल्ट यानी लवण वे पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया द्वारा जो पदार्थ बनते हैं, ठीक है, वो जो पदार्थ बनते हैं वे लवण कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके लवण कहलाते हैं, ठीक है। अब लवण जो है हम बहुत प्रकार से देखते हैं। जो हम लवण जैसे अम्ल जो आपके अम्ल और क्षार से अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं वो आपके लवण होते हैं और प्लस जल होते हैं। परंतु कुछ जैसे कि हम कुछ लवण हम खा सकते हैं, जैसे कि सामान्य लवण की बात करें, कॉमन सॉल्ट की बात करें, जैसे नमक हो गया, तो उसको जरा सा देखेंगे। तो उसी प्रकार से लवण जो होते हैं उसके प्रकार भी होते हैं। तो उसके कौन कौन से प्रकार हैं? पहला है लवणीय, आपका अम्लीय लवण, ठीक है। आपका अम्लीय लवण जो होता है वो क्या होता है देखते हैं जरा, ठीक है। जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो आपका अम्लीय लवण तथा जल बनते हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई प्रबल अम्ल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने HCl ले लेता हूँ, HCl प्लस आपका दुर्बल क्षार NH4Cl ले लेता हूँ, दुर्बल क्षार है। आपने NH4OH ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका, देखो ध्यान से देखना इसमें कैसे बनता है। ये वाला हिस्सा प्लस, ये वाला हिस्सा माइनस रहता है, ये पूरा का पूरा हिस्सा प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो प्लस वाला जो होगा वो माइनस के साथ जुड़ेगा, ये HOH बनेगा, इस तरीके से NH4OH बनेगा, ठीक है। ये बन गया आपका अम्लीय लवण, आपका बन गया, ठीक है। ठीक, बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे बनेगा आपका जल बनेगा। तो ये हो गया आपका अम्लीय लवण। तो इस वाले लवण में क्या होगा? अम्लीय लवण कहलाएंगे, क्योंकि अम्लीय गुण इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रबल क्या है? अम्ल है। इसी प्रकार से इसमें आते हैं दुर्बल अम्ल ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3COOH, एसिटिक अम्ल, सिरका। जब इसको हम कराते हैं NaOH से तो क्या बनता है, ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो इसमें एरो का साइन, तो भाई इसमें देखो ये वाला हिस्सा माइनस में टूटेगा, ये प्लस। अम्ल तो वो होते हैं जो एचाइन देते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3, आपका CH3COO, ठीक है, CH3COO, यहाँ बन जाएगा Na, ठीक है। ये Na जाके जुड़ेगा और OH और ये H आपका H2O बनेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये आपका क्या हो गया? क्षारीय लवण हो जाते हैं। अब आते हैं सामान्य लवण की बात करते हैं। सामान्य लवण क्या होते हैं जरा देखते हैं। इनमें दोनों चीज़ प्रबल होगी, प्रबल अम्ल होंगे, प्रबल ही क्षार होंगे। अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद बनाते हैं उसे सामान्य लवण कहते हैं। तो उसमें आपका जैसे कि मान लीजिए ले लेते हैं, मैंने यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैंने HNO3 ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे प्रबल क्षार ले लेता हूँ NaOH, ठीक है, NaOH, ठीक, NaOH ले लिया तो बने क्या आपका NaNO3। तो ये आपका कॉमन सॉल्ट हो जाएगा, Na3 बनेगा, ठीक है, NaNO3 प्लस बनेगा आपका H2O। जरा हम सॉल्ट की बात करते हैं थोड़ा सा, इसमें HCl ले लेते हैं प्लस आपका NaOH। एक अभिक्रिया और दिखाता हूँ, इसमें क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा हिस्सा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई? तो इस प्रकार से ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, NaCl जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है, और ये आपका H2। तो इस तरीके से ये समीकरण हो जाती है। तो एक बात इतनी समझ में आ गई होगी। कभी भी ध्यान देना कि दो चीज़ें होती हैं, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ आपको। कभी भी ध्यान रखिएगा, ये अगर इसमें हमने क्या भर दिया है आपका, इसमें हमने जल भर दिया है, ये अगर जल है और इसमें जो भरा हुआ है वो आपका क्या है, अम्ल है। तो बड़े ध्यान से समझना, जब कोई अम्ल होता है उसके हम तनु कैसे बनाते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना कि इसमें आप अम्ल मत डालिएगा, अम्ल में जल मत डालिएगा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करते। ऐसा क्यों होता है
क्योंकि अम्ल जो होता है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया देता है, इस वजह से बर्तन जो होगा इसका, जो आपका बीकर होगा, वो फट जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी हम जब किसी अम्ल को तनु बनाते हैं तो क्या करते हैं, अम्ल को ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी बूंद बूंद करके इस जल में गिराते हैं, इस तरह से गिराते हैं, ये सही रहेगा, ये करेक्ट रहेगा। अगर इसको ऐसे डालेंगे तो ये गलत रहता है, इसमें डालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, पर धीरे धीरे करके क्या होता है, ये आपका धीरे धीरे शांत भी होते रहता है, ठंडा होते रहता है। ये हो गया आपका तनु करना अम्ल को। तो ये बात सही क्या होती है, किसी बिलियन में उपस्थित HIN की सांद्रता यानी मात्रा ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया, और जिसे हम क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। ठीक है, pH में जो P है उसे पुमांस कहते हैं, जो एक जर्मन शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है, शक्ति। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगर pH की स्केल की बात करें, जैसे pH स्केल मैंने बना रखा है, तो ये 7 है, ये 0 है, ये आपका 14 है। यहाँ पे अत्यधिक आपका अम्लीय होगा और ये आपका उदासीन होगा। ठीक है, और ये आपका अत्यधिक क्षारीय होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जैसे कि pH मान किसी का अगर बिलियन का 7 है तो वो उदासीन विलयन होगा, 7 से कम है, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। उसी प्रकार से लवण की बात करते हैं, लवण भी क्वेश्चन बन सकता है। उदासीन लवण अगर है तो उसका 7 होगा pH मान, अम्लीय लवण है तो pH मान आपका कम होगा 7 से, और क्षारीय होगा तो उसमें अधिक होगा। इसी का होगा जस्ट इसी तरीके से। अब बात करते हैं इस pH स्केल में, तो यहाँ अम्लीय गुण जो होगा वो बढ़ेगा और क्षारीयता यहाँ पे क्या होगी, क्षारीय जो होगी वो क्षारीय वाला गुण कम होगा। इसी प्रकार से ये अधिक होगा और अम्लीय क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इस तरीके से कम हो जाएगा। तो मेरी बात समझ आ गई होगी। उदासीन की बात करें, जल जिसका pH मान 7 होता है, तो जल जिसे हम पीते हैं pH मान 7 होता है। वजह क्या है, HIN और OH आयन की समान मात्रा यानी H2O, इस वजह से क्या होता है, ये आपका उदासीन होता है। तो जैसे कि बात की जाए अगर जंतुओं के दैनिक जीवन में जो आपके pH मान की बहुत महत्व है, जैसे पशुओं में बात की जाए, पशुओं में जो परास होता है वो 7.0, जैसे हम भी आ सकते हैं इसमें 7.0 से 7 परास में ही क्या करता है, उसका शरीर जो होता है उसका काम करता है। ठीक है, तो इतना pH परास होना चाहिए पशु का। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगर मान लिया जाए, अगर pH मान की बात की जाए, pH मान जैसे वर्षा ऋतु की बात करते हैं, वर्षा में बात करें, वर्षा में अगर ये 5.6 है तो वो आपकी क्या होगी, अम्लीय वर्षा कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अगर मान ली जाए आपके जो दांत की बात करें, जैसे दांतों का इनेमल जैसे हम आपका दंतवल्य कहते हैं, वो आपका कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगर वो 5.6 से pH मान से कम होने लगे, यानी कम होगा, तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, हमारा दांत जो होता है वो धीरे धीरे से आपका धीरे धीरे करके वो क्षय होने लगेगा, नष्ट होने लगेगा। इस तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो pH मान बहुत महत्वपूर्ण है मृदा के लिए या आपके जल पानी में रह रहे जीवों के लिए, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में भी pH मान क्या होता है आपका 7.0 से 7.8 होता है, तो हमारा क्षारीय होता है। ठीक है, तो इस तरीके से